अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेजिडेंट टैक्स पेयर और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर की। तो रेजिडेंट पर्सन के ऊपर टैक्सेबिलिटी और है और नॉन रेजिडेंट के ऊपर और है। सो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन और फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जितने भी रेजिडेंट हैं इन सबको क्या कहेंगे? रेजिडेंट पर्सन्स। सो आपकी जो पर्सन हैं, पर्सन में इंडिविजुअल भी आते हैं, कंपनी भी, एओपी भी। सो जो रेजिडेंट है उनको हम रेजिडेंट टैक्स पेयर या रेजिडेंट पर्सन कहते हैं, और जो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं है उनको नॉन रेजिडेंट कहते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आता है कि भाई हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई पाकिस्तान में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो उसका ये क्राइटेरिया है। इसको आप जरा पढ़े, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक साल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 365। जी 365। 365 का हाफ करें तो क्या बनता है? 182.5। ठीक है। सो अगर एक बंदा 182.5 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहा हो, मींस 183 डेज और मोर, मतलब हाफ ईयर से ज्यादा अगर एक पर्सन पाकिस्तान में रहा हो, बीइंग स्पेसिफिक 183 डेज रहा हो या 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहा हो, इन वन गो रहा हो या मल्टीपल चंक्स में रहा हो, मतलब स्ट्रेट अवे 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, या से 2-4 दिन और आगे 183 डेज जैसे बनते हैं। अगर वो पाकिस्तान में सिंगल स्टे उसका 183 डेज है, या मल्टीपल स्टेज को मिला के उसको जब पाकिस्तान से एग्जिट होता है, फिर इन होता है, फिर एग्जिट हुआ, फिर इन हुआ, तो जितने दिन वो पाकिस्तान में रहा उन सब नंबर ऑफ डेज को एक्यूमुलेट किया और वो 183 डेज बनते हैं, तो उस बंदे को हम कहेंगे कि ही इज रेजिडेंट। तो उसको रेजिडेंट वाला टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट वाला टैक्स नहीं लगेगा। So it means if a person is in Pakistan for more than half of a year, being specific, if he or she is in Pakistan for 183 days or more in a tax year, so वो person resident individual कहलाएगा, right? और अगर तो 183 डेज है तो फाइन। दूसरी डेफिनेशन ये है कि लेट सपोज एक बंदा ऐसा है जो 183 डेज नहीं रहा लेकिन 150 डेज रहा, तो फिर क्या होगा? तो लॉ ने फिर डेफिनेशन नंबर 2 दी कि अगर एक ऐसा बंदा है जो 183 डेज तो नहीं रहा लेकिन इस साल जिसके लिए टैक्सेशन हो रही है उसमें 120 डेज या मोर, मतलब 120 डेज से 183 डेज के दरमियान रहा एक साल में, 120 डेज और मोर, क्योंकि 120 डेज से 183 से एक्सीड करेगा वो तो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर एक साल में 120 डेज रह रहे हैं या 120 डेज से 183 तक रह रहे हैं एक साल में, लेकिन पिछले 4 साल में वो मिला के पिछले 4 सालों का स्टे उसका 365 डेज और मोर रहता है, तो नंबर 2 की डेफिनेशन में जब वो आ जाता है तभी वो रेजिडेंट होगा। मींस इस साल वो 120 साल 120 दिन या 120 दिनों से ज्यादा रहा और पिछले 4 सालों के स्टे मिला के एक साल के बराबर बन गया, 365 दिन बन गए पिछले 4 सालों का टोटल स्टे मिला के। करंट साल में 120 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी है, तो वो बंदा अल्दो कि वो 183 डेज नहीं आ रहा, 120 डेज इस साल में आ रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में 365 है, तो तब भी वो रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसीडर होगा और इसकी टैक्सेशन रेजिडेंट इंडिविजुअल के तौर पे भी होगी। नंबर 3, एक पर्सन ऐसा है जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर है, चाइना में रह रहा है, या पाकिस्तान के एम्बेसडर है जर्मनी में रह रहा है, या पाकिस्तान के सफारत खाने का कोई एम्प्लॉई है, या पाकिस्तान आर्मी का कोई बंदा बाहर एज ए मिलिट्री अताशी के तौर पे है, या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे का बंदा पाकिस्तान से बाहर है, मौजूद उधर है, लेकिन सैलरी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ले रही है, मतलब एम्प्लॉई वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का है लेकिन वो पोस्टेड है अब्रॉड, उस सूरत में भी वो रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसिडर होगा। वो है डेफिनेशन नंबर 3, is an employee or official of a federal government or a provincial government posted abroad in a tax year. So आपको resident individual की definition आ गई, कौन explain करेगा resident individual की definition को? जी एनी स्टूडेंट जिसको रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन की समझ आई हो कि कितने दिन पाकिस्तान में एक साल में स्टे हो तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं, 3 क्राइटेरिया हैं, जी बताएं। सर 183 डेज रहा हो
तो वो रेजिडेंट कंसीडर होगा अगर वो पिछले 4 साल के अंदर उनके उसके कलेक्टिव डेज 365 हैं तब भी वो रेजिडेंट कंसीडर होगा, और अगर 120 डेज रहा है तब भी। नहीं नहीं नहीं, नंबर टू को आप कंफ्यूज कर रही हैं। नंबर टू की दोनों डेफिनेशंस एट ए टाइम पूरी होनी जरूरी है। मींस एक करंट ईयर में 120 हो और पिछले 4 साल में 365 हो तब। लेट सपोज एक बंदा इस साल में तो 120 है लेकिन पिछले 4 साल में वो 360 दिन है, तो वो फिर रेजिडेंट नहीं होगा। मींस ये जो पिंक कलर में है या आपके पास शायद ऑरेंज कलर अपीयर हो रहा हो, तो ये जो नंबर टू है, नंबर टू के दोनों पार्ट्स एट ए टाइम पूरे होने जरूरी है कि उसके करंट ईयर में 120 दिन हो और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन हो एट ए टाइम। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर एक बंदा इस साल 120 दिन है और पिछले 4 सालों में 365 दिन है, दोनों कंडीशंस पूरी हैं, तब वो रेजिडेंट होगा। गॉट इट? यस सर। जी। और थर्ड कैटेगरी में क्या आता है? कि वो एम्प्लॉय तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मतलब एम्प्लॉय है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट का, बट वो बाहर रह रहा है किसी, तो उस वो भी रेजिडेंट कंसीडर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इनको आप सेल्फ स्टडी भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है। लेट सपोज आप पाकिस्तान में आए, आधा दिन रहे और आधा दिन नहीं, तो वो दिन कैसे काउंट होगा कि उसका क्या होगा? तो उसके लिए क्या है कि जी फॉलोइंग डेज इन विच अ पर्सन इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज ए होल डे फॉर सच प्रेजेंस। मतलब अगर आप एक दिन में पार्शली भी पाकिस्तान में है तो वो भी काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जिस दिन आप पाकिस्तान में आए तो आपका अराइवल, आप कहें जी मैं तो 11:58 पे आया या 11:59 पे आया, 2 मिनट पहले आया, तो वो भी पूरा दिन काउंट हो जाएगा। मतलब रात को आप 11:55 पे आए, 5 मिनट पहले आए या सिर्फ 1 मिनट पहले आए, आपकी जब अराइवल का टाइम है वो आपकी एयरलाइन बता रही है 11:59 पे जहाज लैंड किया, इट मींस आपका वो एक दिन काउंट हो जाएगा। सिमिलरली जिस दिन आपका पाकिस्तान से डिपार्चर है, तो वो चाहे आप 1 मिनट पहले ही आप निकले हो, अगले दिन 1 मिनट के बाद वो अगला दिन पड़ जाए, तो फिर भी वो आपका एक दिन काउंट होगा। सो इट मींस योर डे ऑफ अराइवल इनटू पाकिस्तान और योर डे ऑफ डिपार्चर आउट ऑफ पाकिस्तान, बोथ आर कंसिडर्ड एज योर प्रेजेंस इन पाकिस्तान। सिमिलरली पब्लिक हॉलीडे हो, फॉर एग्जांपल आप 23 मार्च को आ गए या 14 अगस्त को आ गए या 25 दिसंबर को आ गए, आप कहेंगे इस दिन तो छुट्टी होती है इसलिए मेरा ये दिन काउंट नहीं होगा। नहीं, वो दिन भी काउंट होगा, इसके ऊपर काफी ले दे होती है। फिर आप बीमार थे, आप कहें जी कि मैं बीमार था, मुझे बुखार था, तो वो दिन आप काउंट ना करें क्योंकि मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं की, कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं की, नहीं, वो दिन भी आपका काउंट होगा। और a holiday spent by the individual in Pakistan during or after any activity in Pakistan, अगेन वो भी इसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। और पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक है, कोई हड़ताल है, कोई धरना है, तो उसकी वजह से आपकी एक्टिविटी बेशक इंटरप्ट हुई है, तो ये नहीं कंसिडर किया जाएगा जी मैंने कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की। वो दिन भी चाहे पाकिस्तान में हड़ताल है या जो कुछ है वो भी लॉ ने प्रोवाइड किया हुआ है, वो दिन भी आपका काउंट होगा। तो इट मीन्स चाहे आपने उस दिन कोई कमर्शियल एक्टिविटी की है या नहीं की, पाकिस्तान के अंदर 1 मिनट भी उस दिन में गुजारा कि 1 मिनट के बाद दूसरा दिन गुजर हो जाएगा, तो आपका डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, योर डे व्हेन यू आर गॉड फॉरबिड यू आर सिक, और इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, or you are not doing any commercial activity for that, or there is lockdown or strike, etc., even then that would be counted a day. So a day or part of day where an individual is in Pakistan solely by reason of being in transit does not count as a day present in Pakistan. For example, आप इंडिया से आप ईरान जा रहे हैं, रास्ते में आप ट्रांजिट के तौर पे रुके हैं, वो दिन काउंट नहीं होगा। बस ये टेक्निकल एक पॉइंट ये ध्यान में रख लें कि इफ यू आर इन ट्रांजिट, कि आप थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में लैंड किया जहाज आपका, या आपने नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, आप ट्रांजिट में है, तो इट मींस कि आपका वो दिन काउंट नहीं होगा। जब आपको प्रैक्टिकली पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं आए, आपकी इंटेंशन नहीं थी कि किसी भी वजह से आपका जहाज उधर रुकना पड़ गया, वो वाला दिन या उसका पार्शल पार्ट जो है वो उस दिन में काउंट नहीं होगा। जी, अब ये जो कुछ हमने गोरख धंधा पढ़ा, अब इसके मुताबिक अब ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है, आप उसका स्टेटस बताएं कि जी ये 2020 में ये बंदा रेजिडेंट था या नहीं। इसको कौन पढ़ेगा इस एग्जांपल को? एनी स्टूडेंट? शाबाश। जी, इसको पढ़े जरा।
सर मैं रीड करूं या कोई और करे? जी बेटा आप पढ़े। सर मैं पढ़ देता हूँ सर। जी जी आप पढ़ लें। Mr. Khawer is working as Director Operations in the Ministry of Tourism in Islamabad. On July 15th, 2019, he was posted to Pakistan Embassy in Germany for 3 years. Explain his residential status for the year tax year 2020. चलिए ठीक है वो मंगवा लें ठीक है फाइन ओके। चलिए ठीक है जैसा भी है ठीक है फाइन ओके ओके जी। सो मिस्टर खावर इज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑपरेशंस इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इस्लामाबाद राइट। तो ये साहब खावर साहब इस्लामाबाद में पोस्टेड थे तो उनकी 15 जुलाई 2019 को पोस्टिंग हो गई जर्मनी में 3 साल के लिए। सो क्या वो रेजिडेंट होंगे या नहीं? वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे जर्मनी में रह रहे हैं। तो क्या है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी, कोई बताएगा कि इसका क्या सोल्यूशन? वो सर मैं बताऊं? पाकिस्तान से पोस्टेड है तो इसलिए वो पाकिस्तान के रेजिडेंट कंसीडर होंगे। किस रीजन की वजह से? जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी रेजिडेंस की कि वो फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टेड है। बिल्कुल ठीक है वेरी गुड। सो सिंस वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, सो वो चाहे पाकिस्तान में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज नंबर ऑफ डेज इन पाकिस्तान, वो रेजिडेंट कंसिडर होंगे क्योंकि बिकॉज ही इज एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट। सेकेंड एग्जांपल देखें जी। जी इसको कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ती हूँ। जी Mr. Stefan, a property dealer in USA, came to Pakistan on February 1st, 2019. During his stay up to August 2, 2019 in Pakistan, he remained in Islamabad up to June 30th, 2019, and thereafter till his departure from Pakistan in Karachi. Explain his residential status for tax year 2020 and assume that CIT has granted him permission to use calendar year as special tax year. Explain his residential status for tax year 2020. जी तो इसका आंसर क्या है कि चाहे वो कराची में रहे चाहे वो पाकिस्तान के किसी और शहर में रहे, उसका टोटल कंसोलिडेटेड स्टेटस देखा जाएगा। तो अब आप ये देखें कि उसका स्टे पाकिस्तान में कितना है 1 फेब से लेकर अगस्त 2 2019। तो इट मींस 1 फरवरी से लेकर अगस्त 2 चाहे जितने नंबर ऑफ डेज हैं, हमने स्टेटस कौन सा देखना है? हमने स्टेटस देखना है टैक्स ईयर 2020। और टैक्स ईयर 2020 कब से स्टार्ट होता है? टैक्स ईयर 2020 कब से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020। ठीक है। सो टैक्स ईयर 2020 कब से स्टार्ट हुआ? जुलाई 1 2019। और वो पाकिस्तान से गया कब है? अगस्त 2 को। सो जुलाई के 31 दिन रहा वो पाकिस्तान में और अगस्त के 2 दिन रहा, तो 31 32 33 दिन रहा। तो चूंकि ये पाकिस्तान में 33 दिन रहा, सो 183 डेज से कम है, तो ये नॉन रेजिडेंट है। अगर आप कहें जी ये फरवरी से काउंट करें, तो फरवरी से काउंट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपने टैक्स ईयर 2020 का स्टेटस देना है। और टैक्स ईयर 2020 कब से स्टार्ट होगा? टैक्स ईयर 2020 स्टार्ट होगा जुलाई 1 2019, क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर देखना है। गॉट इट? किसी को ना समझ आई हो? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये यूएसए से एक बंदा स्टीफन नाम का आया और उसका स्टे पाकिस्तान में 1 फेब 2019 से लेकर 2 अगस्त 2019 तक रहा। और क्वेश्चन ये है कि आपने उसका टैक्स ईयर 2020 का स्टेटस बताना है। तो टैक्स ईयर 2020 कब से स्टार्ट होगा? और 1920 होगा, जुलाई 19 से जून 20। सो जुलाई 19 से कितने दिन तक रहा वो? जुलाई 19 से 2 अगस्त तक। तो जुलाई 1 2019 से 2 अगस्त तक कितने दिन बने? जुलाई के 31 दिन बन गए और अगस्त के 2 डेज, तो 31 + 2 33 डेज रहा। तो चूंकि ये 183 डेज नहीं बनते, सो ही इज अ नॉन रेजिडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर ना होता इसका, यहाँ तो हम इसका नॉर्मल टैक्स ईयर ले रहे हैं ना, अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर ना होता इसका, उसने सपोज स्पेशल टैक्स ईयर है, जनवरी से जून रहता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक स्पेशल टैक्स ईयर है, तो फिर उसका क्या स्टेटस होगा? तो फिर आप देखें कि इसका मतलब ये है, अगर स्पेशल टैक्स ईयर उसने ये लिया हुआ है 1 जनवरी 19 से दिसंबर 31 2019, तो उसके कितने नंबर ऑफ डेज बनते हैं? फिर आप काउंट करें, फरवरी के कितने 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, और उसके बाद इधर आगे जुलाई में 31 और अगस्त में 2 दिन। सो 183 डेज बन रहे हैं। और ये 2019 से दिसंबर 2019, ये चूंकि टैक्स ईयर 2020 बनता है, तो इट मींस कि ये 183 डेज रहा। इस सूरत में अगर उसका स्पेशल टैक्स ईयर उसने लिया हुआ है, तो फिर वो रेजिडेंट कंसीडर होगा। तो आप ये देखें कि किस तरीके से अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर लेते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर होता है, अगर आप उसका स्पेशल टैक्स ईयर कैलेंडर ईयर लेते हैं तो फिर वो रेजिडेंट कंसीडर होता है। तो ये टोटली पिक्चर चेंज होगी। गॉट इट? आप लोगों को समझ आई किसी को कि नहीं आई? कोई इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करेगा? एनी स्टूडेंट? सर एक दफा दोबारा बता दें प्लीज। जी देखें, ये स्टीफन है, यूएसए के सिटीजन है, इनका पाकिस्तान में स्टे है 1 फेब से लेकर अगस्त 2019 तक। ठीक है, सो इनका स्टे यहां तक है 1 फेब से लेकर 2 अगस्त 2019 तक। सो अगर आपका ये जो टैक्स ईयर है नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो नॉर्मल टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर 2020 स्टार्ट होगा 1 जुलाई 19 से जून 30 2020 तक, क्योंकि वो जुलाई से जून होता है। तो जुलाई से जून में उसका स्टे कहाँ फॉल कर रहा है? ये वाला टाइम पीरियड तो खत्म हो गया फरवरी से लेकर जून तक का। तो आप काउंट करेंगे 1 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 19 तक, तो ये कितने दिन बनते हैं? जुलाई के 31 दिन बनते हैं और अगस्त के 2 दिन बनते हैं, टोटल 33 डेज। सो अगर आप उसका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर लेते हैं जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो 1 जुलाई 19 से लेकर उसका स्टेटस सिर्फ और सिर्फ 2 अगस्त तक रहेगा, वो 33 दिन पाकिस्तान में बनते हैं। तो चूंकि रेजिडेंट होने के लिए 183 डेज चाहिए, तो अगर नॉर्मल टैक्स ईयर लेते हैं तो वो बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं है। इसकी आपको समझ आई कि नहीं आई? जी सर ये आ गई। ओके। और अगर आप कैलेंडर ईयर लेते हैं कि जी कैलेंडर ईयर, अगर उसने लेट सपोज एक हम अजम्पशन लेते हैं कि उसने परमिशन ली हुई है एफबीआर से कि जी नहीं मैं फाइनेंशियल ईयर को नहीं लेता, मेरा जो स्पेशल टैक्स ईयर है कैलेंडर ईयर उसको आप काउंट करें, तो कैलेंडर ईयर आपका बनता है 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक। सो ये चूंकि टाइम पीरियड बनता है, तो इस सूरत में आप उसका काउंट करेंगे 1 फेब से। सो 1 फेब से अगस्त टू, ये पूरे का पूरा ये टाइम पीरियड कैलेंडर ईयर 19 के अंदर फॉल करता है। तो ये चूंकि कैलेंडर ईयर 19 में फॉल करता है, तो कैलेंडर ईयर 19 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020 बनता है। सो इट मींस के स्पेशल टैक्स ईयर का जो टैक्स ईयर है वो 2020 बनेगा। और इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करें तो फरवरी का पूरा महीना रहा, यस फरवरी के 28 दिन रहा। सो फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 2, इन सबको ऐड करें तो 183 डेज बनते हैं। तो इट मींस अगर आप उसका स्पेशल टैक्स ईयर जो कैलेंडर ईयर है वो उसने अप्रूव करवाया हुआ है, तो उस सूरत में इसका पाकिस्तान में जो स्टे है 1 फेब से 2 अगस्त तक, ये उस सूरत में 183 डेज बनते हैं। सो ये पर्सन फिर उस सूरत में रेजिडेंट पर्सन कंसिडर होगा। तो पहले केस में जब वो नॉर्मल टैक्स ईयर है तो वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर हो रहा है। सेकंड केस में अगर हम उसका स्पेशल टैक्स ईयर लेते हैं तो वो फिर रेजिडेंट पर्सन कंसिडर हो रहा है। तो अब आपको समझ आई या फिर मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सर आ गई समझ। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हम मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं आपके जो मतलब टेस्ट होगा या जो आपके क्विजेज होंगे उसमें इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। अब इसको कौन पढ़ेगा जी? कोई और इसकी रीडिंग कर ले। सर मैं कर देती हूँ। On February 1, 2019, Mr. Samil was sent to Pakistan by his UK-based company to work on a special project. He left Pakistan on August 23, 2019. Explain his residential status for tax year 2019. बस यहाँ पे रुक जाए। तो वो पाकिस्तान में आया कब? पाकिस्तान में वो किस डेट को आया?
February 1, February 1 और पाकिस्तान से गया कब? August 23rd August. 23 अगस्त। सो अगर वो कहता है जी कि आप इसका टैक्स ईयर 2019 का रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं, कौन से ईयर का बताएं? टैक्स ईयर 19। तो टैक्स ईयर 19 कब स्टार्ट होगा और एंड कब होगा अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो? 1 जुलाई से 2019 से 30। नहीं, दोबारा बोल लें। 1 जुलाई कौन सा? टैक्स ईयर 19। टैक्स ईयर 19 कौन से जुलाई से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 19। नो, 1 जुलाई 1st July 2018. यस, 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट होगा और 30 जून 2019 को क्लोज होगा। तो इट मींस कि इस बंदे का स्टे हमें देखना पड़ेगा कब से कब तक? 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक। तो इसका मतलब है कि 1 फरवरी से हम लेंगे, लेकिन 23 अगस्त तक नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कब तक लेना है? 30 जून 19। तो कौन सा टाइम पीरियड लेंगे हम इसके स्टे का? बेटा दोबारा से देख लें। मैं व्हाइट बोर्ड अगर यूज हो सकता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देता हूँ आपको, ताकि व्हाइट बोर्ड नजर आ जाए। आपको ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? नो सर। नहीं sir. ये मैं नजर आ रहा हूँ? कैन यू सी मी? नहीं sir. No, sir. सर ऐसे ही जैसे कैमरे के आगे कुछ आया हुआ, हमें रेड कलर नजर आ रहा है। अच्छा, एक मिनट। अभी आपको नजर आ रहा है कैमरा? नो सर। No, sir. नहीं, इनका कैमरा ऑपरेटिव ही नहीं है। सर बाकी कल पढ़ लेंगे ना सर, परसों? जी सर 4:26 हो सर सुबह से क्लास ले रहे हैं। गए, अब तो क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। एटलीस्ट ये वाली नहीं, ओवर नहीं हो गया ना, एटलीस्ट ये वाली एग्जांपल कवर अप कर लें तो फिर हम आगे चलेंगे। सर क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है। सर सही बोल रहे हैं सर, 4:26 हो गए हैं। यार ये वीडियो कैमरा नहीं यूज हो रहा। सर कनेक्टेड है। कनेक्ट कर दी। ये फ्लैश पे था। ये बेटा अभी कैमरा नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी सर। ओके, व्हाइट बोर्ड आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है थोड़ा सा। ओके, सो कैन यू सी क्या लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे? Yes, sir. सर Feb 1 2019 to August 23। ओके, सो इसका स्टे पाकिस्तान में Feb 1 2019 से 23 अगस्त 2019 तक है, राइट? विजिबल है सही, लेकिन उल्टा। यस जी सर। sir. ओके, सो उसने पूछा कि जी टैक्स ईयर 2019 में उसका स्टे कितना रहा?
टैक्स ईयर 2019। तो पहले तो आपने ये फैसला करना है कि टैक्स ईयर 2019 स्टार्ट कब से होता है और एंड कब होता है, ठीक है। सो टैक्स ईयर 2019 वुड स्टार्ट ऑन 1st July 2018 and it would end on 30th of June 2019, राइट। तो ये आपका टैक्स ईयर 2019 है जिसका आपने स्टेटस देखना है। सो इसमें 1st Feb 2019 इधर फॉल कर रही है। यस सर। नहीं सर। 1st Feb 19 उसका स्टे 23 अगस्त 19 तक, लेकिन हम कहां तक लेंगे? जुलाई जून तक। हाँ, हम जून तक। सो इसका स्टेटस 30th जून 19 तक लेंगे हम। 30th जून से अप टू 23 अगस्त तक नहीं लेंगे क्योंकि वो अगला साल बन जाता है। सो टैक्स ईयर ये वाला जो है टैक्स ईयर 18-19 मींस टैक्स ईयर 19, अब इसमें काउंट करने कितने नंबर ऑफ डेज बनते हैं। सो फेब के आपके नंबर ऑफ डेज बनते हैं 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, इन सब को काउंट कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा कि टोटल हाउ मेनी डेज आर ओवर देयर। तो ये मैं काउंट कर देता हूं आपको। So it comes to 28 plus 31 plus 30 plus 30 150 बन रहे हैं। 30, तो 150 डेज इसका स्टे पाकिस्तान में 150 डेज रहा। तो इट मींस ये रेजिडेंट नहीं है, ऑल्दो कि इसके टोटल स्टे को अगर आप देखें 150 डेज में मजीद जुलाई के 31, 150 डेज जुलाई में के 31 लगा दें और अगस्त के 23 लगा दें तो ये बन जाते हैं 204 दिन। ऑल्दो कि पाकिस्तान में 204 दिन रहा, लेकिन चूंकि उस रेलेवेंट टैक्स ईयर में हमने जून तक काउंट करना है, जुलाई और अगस्त नहीं काउंट करना, तो ये 150 डेज। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अभी आ रही है आवाज आपको? यस सर। तो अब ये देख लें कि ऑल्दो कि उसका टोटल स्टे पाकिस्तान में कितना रहा, 1st फेब से 23 अगस्त तक 204 दिन रहा, लेकिन 204 दिन में 1st फेब से लेकर और 30 जून तक, 30 जून तक उसका जो स्टे है वो 150 दिन है ये वाला। तो उसके जुलाई और अगस्त के डेज नहीं काउंट होंगे। सो इट मींस कि इस कैलकुलेशन से आपने उसका टोटल स्टे नहीं देखना, आपने उसका स्टे इन रेलेवेंट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैक्स ईयर देखना है। तो इस रेलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर सिर्फ उसने 150 डेज गुजारे, इसका मतलब है ये रेजिडेंट नहीं है। ओवरऑल अगर आप स्टेटस देखें तो इसके टोटल 204 दिन है, तो वो फिर रेजिडेंट बनता है अगर आप उस हिसाब से देखें। लेकिन लॉ क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं जी कि अगर आप इसका टैक्स ईयर कौन सा ले रहे हैं, नॉर्मल वाला टैक्स ईयर ले रहे हैं जो कि जुलाई 18 से शुरू होगा जून 19 पे एंड होगा, तो आपने जून तक के पीरियड काउंट करना है, जून से बाद तक अगस्त वाला नहीं काउंट करना। तो इधर 150 दिन है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिडेंट नहीं है, ये नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट। अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर को नहीं लेता, अगर स्पेशल टैक्स ईयर लेता है तो फिर क्या होगा? अगर ये स्पेशल टैक्स ईयर लेता है जो कि कैलेंडर ईयर है, लेट्स सपोज कैलेंडर ईयर है 1st जनवरी 19 से 31st ऑफ दिसंबर 19, तो फिर क्या ये रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट होगा? फिर इसका स्टे कितने दिन होगा उस साल में अगर ये स्पेशल ईयर लेंगे आप? तो सर ये रेजिडेंट होगा क्योंकि 204 डेज हो जाएंगे। यस, और अगर वेरी गुड, और अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर लेता है तो फिर उसका कितना स्टे बनता है? 150। 150। तो इट मींस आप देखिए यहाँ आके आपको जो पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशंस पढ़ी, अब वो डेफिनेशंस इधर प्रैक्टिकल शेप में आ रही हैं कि आपका नॉर्मल टैक्स ईयर अडॉप्ट करते हैं या आप स्पेशल टैक्स ईयर अडॉप्ट करते हैं, उससे टोटल पिक्चर चेंज हो जाती है और उससे आपके टैक्स रेट्स में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी।